हेलो बच्चों, बीसीएस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी का फिजिक्स का चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ने वाले हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में हम उसी पॉइंट पर फोकस करेंगे जो हमें एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा एग्जाम नज़दीक आ गया है। तो उतना डिटेल्स में एक तरह से हम आज रिवीजन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने टॉपिक्स पर चलते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुका है कि हमारा आज का टॉपिक्स है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम बात करेंगे चुंबक का। तो चुंबक क्या होता है? तो बच्चों, चुंबक एक पदार्थ होता है। चुंबक एक पदार्थ होता है जो किसी अन्य वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा उसे स्वतंत्र अवस्था में यदि लटका दिया जाए तो उसका एक सिरा उत्तर की तरफ और दूसरा सिरा दक्षिण की तरफ सूचित करता है। तो वैसे पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। वास्तव में चुंबक जो होता है वो लोहे का एक अयस्क होता है जिसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं, और उसका सूत्र होता है Fe3O4। Fe3O4 आपसे एग्जाम में पूछे कि चुंबक क्या है, बच्चों इसका आप आंसर दो। तो चुंबक का परिभाषा क्या होगा? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी अन्य पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा उसे स्वतंत्र अवस्था में यदि लटका दिया जाए। स्वतंत्र का मतलब हो गया कि एक धागा में चुंबक को लटका दिया जाए और उसको रोटेट करके छोड़ दिया जाए, तो वो जब रुकेगा ना तो उसका एक सिरा उत्तर की तरफ और दूसरा सिरा दक्षिण की तरफ दिखेगा, सूचित करेगा, इंगित करेगा। तो फिर हम समझ जाएंगे कि वह पदार्थ जो है चुंबक है। वह पदार्थ क्या चीज है? चुंबक है। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चुंबक किसका अयस्क है? तो चुंबक जो होता है ना वो लोहे का एक अयस्क होता है। उस अयस्क का नाम है मैग्नेटाइट Fe3O4। Fe3O4। अब प्रश्न उठता है कि चुंबक जिसको आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? तो चुंबक जिसे आकर्षित करता है, जिसे वो अपने तरफ खींचता है, तो वैसे पदार्थ को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। फिर आपसे प्रश्न आ सकता है कि चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो हमारा सिंपल सा जवाब होगा कि वैसे पदार्थ जिसे चुंबक अपने तरफ आकर्षित करता है, वैसे पदार्थ को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों, चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ना वो मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं, लेकिन क्लास 10th लेवल पर आपको एक ही टाइप का पढ़ना है। फिर भी हम आपको हिंट्स दे रहे हैं कि चुंबकीय पदार्थ 3 टाइप के होते हैं और वो कौन कौन होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मेन तो आपका ये वाला चीज है, एग्जाम के व्यू से आप इसे याद रखेंगे कि चुंबकीय पदार्थ में मुख्यतः निकेल, कोबाल्ट और लोहा आ जाएगा। इसके हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम के व्यू से ये 3 चीजें आपको याद रखना है कि चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन आएगा। तो बच्चों, निकेल, कोबाल्ट और लोहा एग्जाम के दृष्टि से ये आपका इम्पोर्टेंट है, जिसे हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके अलावा कुछ चुंबकीय पदार्थ में, जैसे हमने यहाँ पर नोट के रूप में आपको लिख दिया है, एक को बोलते हैं अणु चुंबकीय पदार्थ। अणु चुंबकीय पदार्थ चुंबक के समीप लाए जाने पर थोड़ा थोड़ा आकर्षित होता है। कुछ पदार्थ वैसे होते हैं जिनको हम चुंबक के नजदीक लाएं तो उनको थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करता है, जो हो सकता है कि हमें बड़े लेवल पर फीलिंग न हो इसका फीलिंग न हो, लेकिन चुंबक उसको अट्रैक्ट करता है, हल्का अट्रैक्ट करता है। तो वह पदार्थ क्या कहलाता है? तो वह पदार्थ कहलाता है अणु चुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, जैसे सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, CuCl2 हो गया, O2 हो गया इत्यादि।
तो ये सब पदार्थ जो है ना अनुचुंबकीय कहलाते हैं। इसे भी मैग्नेट जो होता है, चुंबक जो होता है अपने तरफ आकर्षित करता है, बट वो आपको फील नहीं होगा, होगा एकदम कम फील होगा। फिर यहाँ पर एक आ गया प्रति चुंबकीय पदार्थ। प्रति चुंबकीय पदार्थ मतलब चुंबक जो होता है कुछ पदार्थों को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। चुंबक जो होता है कुछ पदार्थों को प्रतिकर्षित भी करता है, जिसे हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो वह कौन कौन सा पदार्थ है जिसे चुंबक के नजदीक ले जाने पर उसे प्रतिकर्षित करता है? तो वह मुख्यतः चांदी होगा, सोना होगा, तांबा, जल, नमक इत्यादि। इस तरह से आपने देखा कि चुंबकीय पदार्थ मुख्यतः 3 टाइप के हो गए। पहला लौह चुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ जिसे चुंबक अपने तरफ खींचता है लेकिन एकदम थोड़ा थोड़ा खींचता है जो आपको फीलिंग नहीं होगा। तीसरा हो गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ, चुंबक इन्हें प्रतिकर्षित करता है। वो कौन कौन है? चांदी, सोना, तांबा, जल, नमक इत्यादि। तो ये सब जो है ना बच्चों, ये सब आपका कंपटीशन के एग्जाम में बराबर पूछते रहता है, बराबर पूछते रहता है। लेकिन हमारा क्लास 10th लेवल पर आप लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, निकेल, कोबाल्ट और लोहा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं चुंबक के कुछ प्रॉपर्टीज पर। चुंबक के प्रॉपर्टीज ये होता है, ध्यान से देखो आप, कि चुंबकीय, सबसे पहले हम चुंबकीय ध्रुव के बारे में जानते हैं। तो चुंबक में बच्चों अभी हमने डिफिनीशन में बताया कि चुंबक को जब स्वतंत्र अवस्था में हम लटकाते हैं तो उसका एक सिरा जो होता है ना भौगोलिक उत्तर दिशा के तरफ और दूसरा दक्षिण दिशा के तरफ। तो जो दिशा उसका उत्तर की ओर होता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और चुंबक का जो सिरा जो होता है ना दक्षिण दिशा में होता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव किसे कहते हैं? तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दिशा की ओर निर्देशित करे उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरफ निर्देशित करे उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव को एस से SP साउथ पोल और उत्तरी ध्रुव को NP, लेकिन हम हम अक्सर साउथ पोल का S से और नॉर्थ पोल को N से सूचित करते हैं, नॉर्थ पोल को N से सूचित करते हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जान लेते हैं। जैसे बच्चों देखो यहाँ पर ये आपका 2 चुंबक हो गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक साउथ और दूसरा भी कौन चीज साउथ, तो ये समान ध्रुव हो गया। तो समान ध्रुव एक दूसरे के नजदीक ले जाते हैं ना तो ये प्रतिकर्षित करता। देख लो यहाँ पर ये नहीं खींच रहे, एक दूसरे का आकर्षित नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और असमान ध्रुव देखो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, और असमान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि देखो यहाँ पर इसका नॉर्थ हो गया, यहाँ पर देखो आप ये एक चुंबक ये हो गया और एक चुंबक आपका ये हो गया और दूसरा चुंबक आपका ये हो गया, दूसरा चुंबक आपका ये हो गया। ध्यान से देखो यहाँ पर एक चुंबक आपका ये हो गया और दूसरा चुंबक ये हो गया। तो यहाँ पर आप देखो इसका नॉर्थ और इसका साउथ, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि असमान ध्रुव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। फिर यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर इसका नॉर्थ है और इसका यहाँ पर नॉर्थ है, तो दोनों समान ध्रुव हो गया, इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। फिर यहाँ पर साउथ है और इसका साउथ है, ये दोनों समान ध्रुव है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक चुंबक का एक नॉर्मल प्रॉपर्टीज हो गया।
एक नॉर्मल प्रॉपर्टीज हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर चुंबक का प्रकार, चुंबक का प्रकार। तो चुंबक जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं प्राकृतिक चुंबक और दूसरे को कहते हैं कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट और ये हो जाएगा आर्टिफिशियल मैग्नेट हो जाएगा। प्राकृतिक चुंबक का मतलब हो गया कि प्रकृति से सीधे जो चुंबक हमको प्राप्त होता है, मतलब वह चुंबक जिसे प्रकृति ने बनाया है, बिना छेड़छाड़ किए जो प्रकृति में हमको चुंबक मिलता है, उस चुंबक को हम कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। उस चुंबक को कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम चुंबक, जो चुंबक जिसे मैन मेड भी कह सकते हैं, जिस चुंबक को हम लोगों ने बनाया है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है, तो उस तरह के चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो कृत्रिम चुंबक जो होता है ना बच्चों, दो टाइप का होता है। एक को अस्थायी चुंबक कहते हैं और दूसरे को अस्थायी चुंबक कहते हैं, और अस्थायी चुंबक को हम विद्युत चुंबक भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि चुंबक कितने प्रकार का होता है, तो आप दो टाइप के बताओगे। एक हो गया प्राकृतिक चुंबक और दूसरे हो गया कृत्रिम चुंबक। फिर बच्चों कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार का होता है, तो कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का, एक अस्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। यहाँ पर हमने उस चुंबक को आपको दिखाने का प्रयास किया है कि चुंबक जो होता है, चुंबक जो होता है आपका कितने टाइप का होता है। टाइप मीन्स शेप इसका कितने प्रकार का होता है। तो ये चुंबक देख रहे हो, ये एक शेप हो गया, तो इसको हम नाल चुंबक कहते हैं, जो यू आकार का है, जो यू आकार का है। ये भी एक शेप हो गया, ये भी एक शेप हो गया, ये भी एक शेप हो गया, जिसको हम बार मैग्नेट या छड़ चुंबक कहते हैं। ये भी एक हो गया जो वलयाकार हो गया, ये सिलिंड्रिकल हो गया, बेलनाकार हो गया, ये भी आप बेलनाकार हो गया। ये भी एक हो गया चुंबक हो गया, जिसको हम दिक्सूचक सुई या दिक्सूचक सुई चुंबक इसको हम कहते हैं, दिक्सूचक सुई चुंबक कहते हैं। तो लगभग इतना शेप का आपने चुंबक देखा, और भी भिन्न शेप के चुंबक होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग जो यूज करेंगे इस चैप्टर में, वो हमारा होगा ये वाला, ये बार मैग्नेट होगा, ये वाला होगा, ये वाला चुंबक का हम लोग जनरली इसमें यूज करने वाले हैं, इसमें यूज करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर चलो बच्चों, अब यहाँ पर हम फोकस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। बच्चों हम ज्यादा डिटेल्स में न जाते हुए हम मुख्यतः उसी टॉपिक्स पर फोकस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और चूंकि एग्जाम आपका नजदीक आ चुका है, तो ज्यादा विस्तार से हमें चर्चा अब करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा विस्तार से आप पढ़ चुके होंगे। हमें मुख्य टॉपिक्स पर फोकस करना है, हमें जिसकी जरूरत हमें है, जो हमें एग्जाम में पूछ सकता है, पूछ सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो ध्यान देखो, ये मान लो ये चुंबक हो गया, ये चुंबक हो गया, और ये कोई चुंबकीय पदार्थ हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे इतनी दूरी पर हम रखे हुए हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये किसी तरह का बल का अनुभव यहाँ पर नहीं हो रहा है। फिर हम इसके नजदीक ला रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा हमें बल का अनुभव हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें बल का अनुभव किया जाए, तो वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें बल का अनुभव किया जाए, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें बल का अनुभव किया जाए, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।
चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें बल का अनुभव हो क्या कहलाता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आपका बराबर पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या चीज है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या चीज है? तो देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं ये दोनों सेम चीज ही है। तो दोनों ही यदि आता है एग्जाम में, दोनों में से कोई एक ही आएगा, डिफिनीशन सेम ही होगा। डिफिनीशन क्या होगा? सेम ही होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने, देखो इसके नाम से इसका डिफिनीशन आपको याद हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने वाली, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने वाली रेखा को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने वाली रेखा को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। या चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? तो इसके अनुसार आप क्या डिफिनीशन दोगे? तो चुंबकीय बल की दिशा बताने वाली रेखा को चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। फिर से बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने वाली रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। फिर आपसे पूछेगा चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? तो चुंबकीय बल की दिशा बताने वाली रेखा को हम चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर, जैसे मान लो चुंबक हो गया, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है। अब ये वस्तु यदि इसके चुंबकीय क्षेत्र में है तो चुंबक के द्वारा बल लगेगा। तो आखिर उस बल की दिशा क्या होगा? तो बल की दिशा बताने वाली ही रेखा को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो कोई भी चुंबक होगा, उसके फील्ड में आप आओगे तो एक बल का अनुभव करोगे, तो उस पर बल किस डायरेक्शन में लग रहा है उसकी दिशा बताने वाली रेखा को ही हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर ये देखा गया कि प्रैक्टिकली ये देखा गया, क्योंकि इसे आप फील कर सकते हो, ये सब काल्पनिक रेखा, इसे आप देख नहीं पाओगे। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर, जैसे ये चुंबक हो गया, मैग्नेट हो गया, तो आप जानते हैं कि मैग्नेट का जो होता है ना, दो सिरा होता है, एक को नॉर्थ कहते हैं, दूसरे को साउथ कहते हैं। अब बच्चों एक चीज याद रखना, एक मजेदार चीज, ये चुंबक हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। इसका जितना भी टुकड़ा करोगे ना, मान लो हमने एक टुकड़ा यहाँ से कर दिया, अब इस टुकड़े को हम यहाँ पर ला रहे हैं, तो इसका भी एक नॉर्थ हो जाएगा, एक साउथ हो जाएगा। फिर इसका भी एक टुकड़ा हम करेंगे और इस तरह से इसका भी जो टुकड़ा बनेगा ना, उसका भी एक नॉर्थ होगा, ये क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना है आप। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है वो हमने डिफिनीशन देख लिया। अब प्रैक्टिकली इस चीज को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको डायग्राम से यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली हम आपको अभी दिखाएंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये चुंबक हो गया, ये चुंबक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि कोई चुंबक हो गया और उसका पैटर्न यदि जानना है ना, तो चुंबक के चारों ओर ऐसे चुंबक हम रख देंगे। आप क्या करना, एक टेबल ले लेना और टेबल पर एक कार्डबोर्ड व्हाइट कलर का ये कर देना और उसी के ऊपर आप चुंबक रख देना। तो चुंबक रख करके और उसके चारों ओर आप लोहे का चून छिड़कोगे ना, तो आप एक पैटर्न बनते हुए देखोगे। उसी पैटर्न को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। जो पैटर्न यहाँ पर आपको दिखाया गया है, तो जो पैटर्न बनेगा ना, उसमें कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ से इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है, तो एक साइड से निकल करके दूसरी साइड में प्रवेश करती है। अब कौन से साइड से निकलती है, ये एक कन्वेंशन है। तो हमारे साइंटिस्टों ने ये मानकर चला कि किसी न किसी एक साइड को मानना ही पड़ेगा कि इधर से निकल करके इधर वो प्रवेश करती है। तो हमारे साइंटिस्टों ने ये कहा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को मान लिया जाए कि वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इन करती है। तो इस तरह से जो पैटर्न है, ये साइड जो हो गया बच्चों, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये जो है ना, ये साउथ हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो नॉर्थ से निकलती है
और साउथ में प्रवेश करती है। तो आपसे एग्जाम में आता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा से निकलती है, तो आपका जवाब होगा कि वो उत्तरी दिशा में उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में क्या हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। और जैसा यहाँ पर आप शेप देख रहे हो, तो ये शेप जो है ना वक्रकार है, वक्र कर्व्ड है। तो कह सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, जो एक बंद वक्र होती है। बंद वक्र मीन्स कि फिर साउथ से चुंबक के अंदर जो होती है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। मतलब चुंबक से बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन नॉर्थ साउथ और अंदर जो होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद करोगे। तो आपसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के विशेषताएं पूछा जा सकता है। तो देखो ध्यान से, इसकी विशेषताएं क्या होती है, ये बार बार आपसे पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं क्या होती है। तो विशेषताओं में आप 4-5 पॉइंट को आप लिख सकते हो। पहला पॉइंट कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है। दूसरा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तीसरा कि ध्रुव पर जो होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है, जो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो ध्रुव पर सघन होती है, ध्रुव पर सघन होती है। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इसको हम फील अभी कराएंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट आप बता सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के अंदर जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं चुंबक के अंदर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है एक दूसरे को पैरेलल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बता सकते हैं कि ध्रुव के मध्य बिंदु से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है वो स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो ध्रुव के मध्य बिंदु से निकलती है वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि चुंबक का वह कौन सा बिंदु है, ध्रुव का वो कौन सा पॉइंट है जिससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल करके स्ट्रेट लाइन हो जाती है, तो वह है ध्रुव का मध्य बिंदु। ध्रुव का मध्य बिंदु हो जाएगा, ध्रुव का मध्य बिंदु हो जाएगा। फिर यहाँ पर कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो ध्यान से देखो बच्चों। इसके लिए इस चीज को प्रूफ करने के लिए अपने पास जो है ना इस तरह का एक कंपास होना चाहिए, एक दिक्सूचक सुई होना चाहिए। ये दिक्सूचक सुई जो होता है ना, ये दिक्सूचक सुई, इसको कैसे भी करोगे तो इसका एक डायरेक्शन जो है ना वो उत्तर दिशा में और दूसरा क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि इसका पैटर्न यदि आपको जानना है, इसका पैटर्न यदि आपको जानना है, तो ये आपका चुंबक हो गया, ये आपका चुंबक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो। अब देखो बच्चों, ये चुंबक हो गया। अब सपोज मान लो कि इस चुंबक को हम यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर, और इस कंपास को यहाँ पर इसके नजदीक, शायद आपको हल्का फुल्का दिखता होगा, इस कंपास को उत्तरी ध्रुव के नजदीक हम ला रहे हैं इस तरह से। तो उत्तरी ध्रुव के नजदीक जब हम लाएंगे ना, तो देखो यहाँ पर इसका एक सिरा जो है ना यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर पॉइंट बना करके अब फिर इसके नजदीक इस तरह से ले जाएंगे, तो आपको इस तरह से पॉइंट बनते हुए फील होगा। जैसे मान लो कि हमने इस कंपास को इस मैग्नेट के नजदीक यहाँ पर रखा, यहाँ पर हमने रखा, यहाँ पर हमने रखा, इसको यहाँ पर हमने रखा, यहाँ पर। तो जब यहाँ पर हम रखेंगे ना, तो ये नॉर्थ है, तो इसका साउथ जो है ना इस साइड में आ जाएगा, और इसके नॉर्थ को ये वाला साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो ये सुई जो है ना, ये सुई थोड़ा सा डाइवर्ट इस साइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रखोगे इस तरह से आप रखोगे, तो इसका ये साउथ इधर हो जाएगा और नॉर्थ इधर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम पॉइंट बना देंगे,
और कंपास को उठा करके फिर यहाँ पर हम रखेंगे तो इसके नॉर्थ को साउथ खींचेगा, ये दिक्सूचक सुई जो है ना आपका कुछ इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम पॉइंट बना देंगे अगला सिरा पर और फिर इसको उठा करके इस कंपास को हम यहाँ पर रखेंगे तो इसका एक सिरा फिर से नॉर्थ के साउथ खींचेगा तो इसका ये सिरा जो है ना कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और इस तरह से आप देखोगे कि इस तरह का एक पॉइंट बन जाएगा, इस तरह का एक पॉइंट इस तरह से बन जाएगा। फिर इसको दूसरा हम थोड़ा सा अलग हटा करके रखेंगे कंपास को तो ये पॉइंट जो है ना बाबू इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से बन जाएगा। मतलब कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है। यदि ध्यान से देखो, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी ना, जैसे मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट देकर आपको दिखाने की कोशिश किया है तो इस पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे ना, इस तरह से कंपास को हम रखेंगे तो या तो इस दिशा को सूचित करेगा और नहीं तो इस दिशा को सूचित करेगा। तो एक पॉइंट पर एक ही समय एक पॉइंट पर यदि हम इस कंपास को हम रखें तो निश्चित है कि किसी एक ही दिशा को सूचित करेगा, दो दिशा को एक पॉइंट पर सूचित नहीं करेगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी ना तो उस पॉइंट पर कंपास दो दिशाओं को सूचित करेगा जो पॉसिबल नहीं है। तो ये एग्जाम में कितना बार आ चुका है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो हमारा सिंपल सा जवाब होगा क्योंकि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो इस पॉइंट पर दिक्सूचक सुई को दो दिशाओं को सूचित करना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं है। अब बताओ एक ही आदमी एक ही समय पर दो जगह पर कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से एक ही पॉइंट पर इसको हम रख दें और एक ही पॉइंट पर हम कहें कि इसका एक दिशा कभी इधर दिखाए कभी इधर दिखाए तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो चलो बच्चों अब हम आपका पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकली हम दिखाते हैं कि ये वाला पैटर्न जो है ना वो कैसे बनता है। तो चलो देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों ये एक मैग्नेट हो गया जिसका ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। जैसे हमने आपको बताया था कि समान ध्रुव जो होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। जैसे अपने पास ये दूसरा चुंबक हो गया, अब इसका ये नॉर्थ हो गया और इसका ये नॉर्थ हो गया जो समान ध्रुव हो गया। अब इस समान ध्रुव को एक दूसरे का हम नजदीक ले जाते हैं तो देखो बच्चों ये रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर असमान ध्रुव को एक दूसरे के नजदीक ले जाते हैं तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को आकर्षित कर ले रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का पैटर्न किस प्रकार का होता है। तो ये एक चुंबक हो गया और अपने पास ये एक लौह चूर्ण हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर लौह चूर्ण को बिखेरते हैं। तो आप ध्यान से देखना इसका पैटर्न जो है वो किस टाइप का बनता है। देखो बच्चों ये पैटर्न किस टाइप का बन रहा है। अभी हमने आपको जो दिखाया तो देखो बच्चों ये पैटर्न जो है ना किस टाइप का बना। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से फील हो रहा है कि यहाँ से एक सिरा से निकल करके ये पैटर्न दूसरे सिरा में इन कर रहा है यहाँ पर। तो ये हम नहीं कर सकते हैं कि वो साउथ से निकल करके नॉर्थ में आ रहा है कि नॉर्थ से निकल करके साउथ में जा रहा है। लेकिन हमारे साइंटिस्टों के अनुसार एक कन्वेंशन के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये जो आप पैटर्न देख रहे हो इसी पैटर्न को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं, इसी को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। और माना गया ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है नॉर्थ से निकल करके साउथ में प्रवेश करती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज आप देख सकते हो ये पैटर्न जो है ना मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ना वो ध्रुव पर सघन है। ध्रुव पर कौन सी है? सघन है। जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे
वो सघनता कम होते जाएगा, मतलब विरल होते जाएगा। और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहां पर हम बल का अनुभव ज्यादा करते हैं। तो यहाँ सघन है, तो यहाँ पर कोई चुंबकीय पदार्थ रखोगे आप तो यहाँ पर ज्यादा बल का अनुभव होगा, यहाँ पर ज्यादा बल का अनुभव होगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर बल का अनुभव नहीं, कम होगा, यहाँ पर भी बल का अनुभव कम होगा। अब हमारा अगला जो टॉपिक्स होगा वह है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का अभी हम लोगों ने चुंबक के बारे में पढ़ रहा था, अब हमारा टॉपिक्स है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज का श्रेय जाता है ओर्स्टेड को, याद रखना ओर्स्टेड को। ओर्स्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया 1820 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आखिर है क्या, ओर्स्टेड ने ऐसा क्या खोज डाला जिसको हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ओर्स्टेड ने सिंपली आप ऐसे समझो कि ओर्स्टेड ने कहा कि यदि ये चालक है, क्या चीज है, ये चालक है, चालक मीन्स हो गया यदि ये तार है आपका, ये क्या चीज है, ये तार है, देख रहे हो, अब ये तार हो गया, इसको आप चालक मानो। उसने कहा कि यदि कोई चालक है और इस चालक से यदि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए ना, इस चालक से यदि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो ये चालक है ना वो चुंबक के जैसा बिहेव करता है, व्यवहार करता है। इसी घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा गया। ओर्स्टेड ने क्या खोज निकाला कि यदि किसी चालक से हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो यह चालक जो है ना, इसके चालक के अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो धारा के इस प्रभाव को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बच्चों फिर से डिफिनीशन आपको याद हो जाना चाहिए कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। किसी चालक से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो धारा के इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये जो है ना बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आपका प्रश्न आता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट को के द्वारा आप प्रूफ करो या ओर्स्टेड का प्रयोग क्या है। तो ध्यान से देखो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का डिफिनीशन तो आप समझ गए कि किसी चालक से धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो चालक चुंबक बन जाता है, मतलब उसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब इस चीज को कैसे उसने दिखाया, यहाँ पर हम आपको डिटेल्स में बता रहे हैं। देखो बच्चों, ये चालक हो गया, ये क्या हो गया, ये चालक हो गया, मतलब तार हो गया। उसने क्या किया कि इसे एक सेल से बैटरी से जोड़ दिया और यहाँ पर ये हो गया आपका प्लग हो गया, है कि नहीं, एक चालक हो गया। इस चालक को एक सेल से जोड़ दिया गया, तो सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया आपका निगेटिव टर्मिनल। तो हम जानते हैं करंट का डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से निगेटिव डायरेक्शन की तरफ होता है, तो करंट का डायरेक्शन स्वाभाविक है ऐसे होगा। तो अब उसने क्या किया, इस चालक के नजदीक इस तरह का एक चुंबक रख दिया, एक कंपास रख दिया। इस चालक के नजदीक जो है ना बच्चों, इस चालक के नजदीक इस तरह से एक कंपास रख दिया, इस तरह से कंपास रख दिया। और उसने सबसे पहले कहा कि देखो आप लोग, अभी हम धारा को मतलब अभी हम धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसकी एक्टिविटी देखो कि ये कंपास जो है किस दिशा में है। तो ये ओरिजिनल दिशा हो गया, कब, जब इससे धारा नहीं प्रवाहित किया जा रहा था, तब हमारा कंपास जो है, दिक्सूचक सुई जो है इस डायरेक्शन में था। आप व्हाइट कलर में देख रहे हो, ये डायरेक्शन था। लेकिन जैसे ही धारा उसने प्रवाहित किया कि ये कंपास जो है ना वो विचलित हो गया, अपने मूल जगह से क्या हो गया, विचलित हो गया। फिर जैसे ही इसको ऑफ किया गया फिर वो अपनी जगह पर आ जाता था, मतलब इसे जब धारा प्रवाहित नहीं करने पर ये ऐसे रहता था, जैसे ही धारा प्रवाहित किया जाता था ये विचलित होकर कुछ ऐसे हो जाता था। और करंट का डायरेक्शन बदल देने पर भी
इसके विचलन का दिशा बदल जाता था। तो उसने प्रूव किया कि ये मैग्नेट है, ये क्या चीज है बच्चों, ये चुंबक है। तो जब हम धारा नहीं प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें किसी तरह का विक्षेपण नहीं उत्पन्न हो रहा है, किसी तरह का इसमें हलचल नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें करंट प्रवाहित कर रहे हैं कि ये विचलित होना चालू हो जाता है। मतलब ये हो गया कि जब हम चालक से करंट प्रवाहित करते हैं तो ये एक चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है, चुंबक। और धारा के इसी प्रभाव को कहा गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा गया, चुंबकीय प्रभाव कहा गया। तो बच्चों, तो यहां से अब आपको एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक चालक चाहिए, मतलब एक तार चाहिए, एक सेल चाहिए और एक कंपास चाहिए, एक दिक्सूचक सुई चाहिए। तो ये हो गया आप लोगों का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अर्थात ओर्स्टेड का नियम एवं उनका प्रयोग। अब इस चीज को हम चाहें तो प्रैक्टिकली प्रूफ कर सकते हैं कि कोई चालक हो, उसमें करंट सप्लाई किया जाए तो वो एक मैग्नेट बन जाता है, जिसके कारण ये कंपास पर एक बल लगता है। क्योंकि इसके अब सवाल है कि आप इतना दूर रख दोगे, बहुत दूर रख दो, आपको इस कंपास को इसके नजदीक ही रखना पड़ेगा। मतलब जब चुंबक बनेगा तो इसके विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं बनेगी, इसका एक फील्ड होगा, उस फील्ड में ही आप इसको रखोगे तो ही इसके अंदर आप डिफ्लेक्शन देख पाओगे। अब प्रश्न उठता है कि जब ये चुंबक बन जाता है तो स्वाभाविक है इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी। तो उस चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन क्या होगा, ये कैसे पता करें, उस चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा वो कैसे पता करें। मतलब समझो कि अपने पास यदि कोई चुंबक है, ये चुंबक हो गया, इसको हम स्वतंत्र अवस्था में लटकाएंगे तो इसका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव तो पता चल जाएगा। तो इसका हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन हम आराम से बता सकते हैं। लेकिन जब ये तार होगा तो तार का कैसे भी इसको स्वतंत्र अवस्था में लटकाओगे तो जिस डायरेक्शन में इसको छोड़ दोगे उसी डायरेक्शन में रह जाएगा, क्योंकि ये तो चुंबक है नहीं। तो अब बताओ यहाँ पर ये तार है तो इसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आप कैसे पता करोगे, नहीं पता कर सकते हो। और सवाल ये है कि जब करंट फ्लो हो रहा है और ये मैग्नेट बन रहा है तो स्वाभाविक है जब मैग्नेट बनेगा तो इसके चारों ओर एक पैटर्न बनेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डेवलप होगी। तो उस चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन क्या होगा वो पता करना जरूरी है। तो इस चीज को पता करने के लिए अब यहाँ पर एंट्री होता है मैक्सवेल का। किसका एंट्री होता है बाबू, मैक्सवेल का। क्या करने से एंट्री होता है, तो जब किसी चालक से धारा प्रवाहित किया जाता है और वो जब चुंबक बन जाता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस चीज को बताने के लिए किसका एंट्री होता है, मैक्सवेल का एंट्री होता है, जिसे हम दाएं हाथ का अंगूठे का नियम भी कहते हैं या कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं, कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकली थोड़ा सा आपको फील कराने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी चालक से धारा प्रवाहित करने पर ये मैग्नेट जो है, ये कंपास जो है डिफ्लेक्ट हो जाता है, विचलित हो जाता है। बच्चों, जैसे आप देख रहे हो कि ये अपना ये चालक हो गया, हमने एक कंपास रखा है। तो आपको ध्यान देना है कि जो नीडल आप देख रहे हो तो ये वायर जो है ना इसके पैरेलल होना चाहिए, वायर ऐसे नहीं होना चाहिए। वायर ऐसे रखोगे ना तो फिर वो डिफ्लेक्शन आप नहीं देख पाओगे इसमें। तो ये आपका कंपास हो गया और ये आपका चालक हो गया। अब ओस्टेड क्या कहते हैं कि चालक से यदि धारा प्रवाहित किया जाए तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसके कारण इस जो मैग्नेट है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और वो डिफ्लेक्ट होगा। वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो अभी हम ये सेल हो गया, तो अभी हमने सेल से इस चालक को, इस तार को हमने नहीं जोड़ा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर किसी तरह का एक्टिविटी नहीं है, किसी तरह का हलचल नहीं, किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं
कि इस सेल से इस चालक को हम जोड़ रहे हैं, चालक को हम जोड़ रहे हैं। तो आप देखना किस तरह का एक्टिविटी हो रहा है इसमें, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो बच्चों, देखो यहाँ पर देखो आप, तो हो क्या रहा है कि जैसे ही हम बैटरी से जोड़ रहे हैं तो ये चालक जो है ना, ये इसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जा रहा है। मतलब ऐसा कहो कि एक मैग्नेट बन जा रहा है, और मैग्नेट बनने के कारण इसके फील्ड में ये भी एक मैग्नेट है, जिसके चलते इसके द्वारा इसके ऊपर एक बॉल लगता है और ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर से देखो बच्चों, आप देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर, तो आई थिंक आप ओर्स्टेड का प्रयोग जो है ना प्रैक्टिकली आप देख चुके हैं और इसको समझ भी गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग, तो अभी आपने प्रैक्टिकली देखा कि चालक से जब धारा प्रवाहित किया जा रहा है तो ये चुंबक बन जा रहा है, जिसके कारण जो है इसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेगी। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस चीज को बताने के लिए यहाँ पर एंट्री होता है मैक्सवेल का, और मैक्सवेल अपना आते हैं दाएं हाथ का अंगूठे का नियम लेकर के, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम लेकर के। क्या बताने के लिए बच्चों, तो यहाँ पर देखो, चालक से प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए, तो मैक्सवेल ने क्या कहा, ध्यान से देखो यहाँ पर, उसने कहा कि आप अपना ये दाहिना हाथ ले लो, ठीक है, दाहिना हाथ ले लो और कुछ इस तरह से उसको एडजस्ट करो। अब ये चालक हो गया। अब चालक में जो करंट का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में इस अंगूठे को कर देना है आपको। क्या कर देना है, अंगूठे को, क्योंकि चालक का करंट का डायरेक्शन तो हम जान सकते हैं। क्यों जान सकते हैं कि बैटरी के धन टर्मिनल से करंट का डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन पर पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला है, इसे हमने तार को जोड़ा है, तो स्वाभाविक है करंट का डायरेक्शन जो होगा वैसे होगा। इस तरह से करंट का डायरेक्शन हमको पता चल जाएगा। ये चालक हो गया, ये चालक हो गया सपोज, और करंट का डायरेक्शन ये वाला हो गया, ये पतला वाला साइड देख रहे हो, इस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है। तो ये चुंबक बनेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन क्या होगा, इस चीज को पता करने के लिए मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम से हम पता कर सकते हैं। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि अंगूठा जो है ना, आप करंट का डायरेक्शन में कर दो। तो ये करंट का डायरेक्शन ये है, तो हमने अंगूठा को यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर दिया। और उसने कहा कि अब इसको आप, अब मुट्ठी मतलब इस उंगली को आप घुमाओ, इस तरह से बंद करो। तो जो उंगली का घुमाव का जो डायरेक्शन होगा ना, वही डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र रेखा का होगा। तो देखो बच्चों, डायरेक्शन ये है, तो उंगली का घुमाव जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ है। मतलब इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन जो होगा ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा। अब हम डायरेक्शन बदल दे रहे हैं, फिर अपना ये दाएं हाथ हो गया। फिर आपको मैक्सवेल के अनुसार क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा कर देना है। ये करंट का डायरेक्शन हो गया। अब हमारा पाम जो है ना, हथेली जो है ना, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको मोड़ोगे तो देखो ये ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन जो है ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ है। फिर हम करंट का डायरेक्शन बदल देते हैं। अब करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर हो गया। अब मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है, ध्यान से देखो, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को कर दो। तो ये अंगूठा हो गया, इस डायरेक्शन में कर देते हैं। अब उंगली का जो बाकी जो उंगलियों का घुमाव होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पर देखो आप, ये वाला, तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कौन सी हो गया, पूरब से पश्चिम की तरफ हो गया। फिर इसका यदि हम बदल दें, अब ये वाला हो गया, डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गया। तो अंगूठा इधर करोगे और उंगली का घुमाव क्या हो जाएगा, उंगली का घुमाव पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम मैक्सवेल के बताए गए रूल के हिसाब से किसी चालक से धारा प्रवाहित किया जाए, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बच्चों, अब यहाँ पर एंट्री होता है एम्पियर साहब का। एम्पियर साहब को याद आ जाता है न्यूटन का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि आप एक को एक थप्पड़ मारोगे तो वो भी आपको जरूर एक थप्पड़ मारेगा। मतलब हम यदि किसी के ऊपर बल लगाते हैं तो वो भी हमारे ऊपर बल लगाता है, वो भी हमारे ऊपर बल लगाता है। तो
ओस्टेड के हिसाब से ये चालक चुंबक बनता है, तो चालक इसके ऊपर बल लगाता है जिसके कारण डिफ्लेक्ट होता है। तो एम्पियर ने ये कहा, तो स्वाभाविक है न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से ये चुंबक भी चालक के ऊपर बल लगाता होगा। इसको उसने प्रूफ करके दिखाया कि कैसे बल लगाता है। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए उसने क्या किया, ध्यान से देखो यहाँ पर इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया कि आप देख सकते हो ये स्टैंड हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये स्टैंड हो गया। और यहाँ से एक चालक को यहाँ से इस तरह से जोड़ दिया गया है, यहाँ से एक जोड़ दिया गया है कि नहीं। और इसमें देख रहे हो यहाँ पर ये भी एक चालक है, ये भी क्या चीज है, चालक है। और इस चालक के एक सिरा से एक तार जोड़ दिया गया है और दूसरे सिरा से एक तार जोड़ दिया गया है और दोनों तार को यहाँ बैटरी से सेल से कनेक्ट कर दिया गया है। फिर से देखो बच्चों ये स्टैंड हो गया। इसी स्टैंड से एक यहाँ पर एक इस तरह से एक चालक को जोड़ दिया गया है। और एक तीसरा चालक है ये वाला ए बी चालक आप देख रहे हो, ये ए बी जो चालक है आप देख रहे हो, ये वाला ए बी चालक जो आप देख रहे हो, इस ए बी चालक को इस तार के द्वारा जो है ना, इस तार के द्वारा इस बैटरी से आपको जोड़ दिया गया। बैटरी से ये हो गया प्लग हो गया और दूसरे सिरे को भी तार से इसे जोड़ करके ये बैटरी से क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। और यहाँ पर ये चालक हो गया, यहाँ पर एक नाल चुंबक को रख दिया है। नाल चुंबक यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता होगा, नाल चुंबक मतलब ये चालक हो गया, ये वाला ये चालक हो गया। इस तरह से इस नाल चुंबक इसके बीच में इसको इस तरह से एडजस्ट कर दिया गया और यहाँ से तार से इसको स्टैंड में लटका दिया गया है इस तरह से। अब ये हो गया आपका नाल चुंबक हो गया। अब जैसे ही इसे करंट प्रवाहित किया जा रहा है, ध्यान से देखो ये करंट इसमें जब हम बैटरी जब स्विच ऑन करेंगे तो इससे करंट फ्लो होगा। ये भी चूंकि चालक है तो जब करंट फ्लो होगा तो ओस्टेड के हिसाब से इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, ये मैग्नेट बन जाएगा। और ये भी एक मैग्नेट है। तो ये मैग्नेट जो है ना चूंकि हेवी रहता है, ये मैग्नेट जो है ना ये इसके ऊपर बल लगाएगा जिसके कारण ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है, एक साइड में डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये चुंबक इस चालक के ऊपर एक बल लगाता है जिसके कारण ये चालक जो है ना कुछ डिफ्लेक्ट इस तरह से हो जाता है, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि चुंबक भी चालक के ऊपर बल लगाता है। इस चीज को प्रूफ किया किसने, एम्पियर ने। अब ये चालक चुंबक पर कितना बल लगाता है और वह बल किन किन चीजों पर निर्भर करता है, जिसको यहाँ पर हमने एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये चुंबक जो है चालक पर कितना बल लगाता है और वो बल किन किन चीजों पर निर्भर करता है, यहाँ हमने इसको ये 3 पॉइंट पर निर्भर करता है। पहला कि मैग्नेटिक फील्ड पर, मतलब कि चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड जितना ही ज्यादा होगा चालक पर उतना ही ज्यादा बल लगेगा। इस चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड जो है चुंबकीय क्षेत्र जितना ही ज्यादा होगा उतना ही इसके ऊपर ज्यादा बल लगेगा। तो पहला ये हो गया कि चालक पर लगने वाला बल मैग्नेटिक फील्ड के समानुपाती होता है। दूसरा कि करंट के भी समानुपाती होता है, एफ फोर्स को निरूपित करता है, मतलब चुंबक के द्वारा चालक पर लगने वाला बल करंट के जो चालक में जो ये करंट फ्लो होता है उसके समानुपाती होता है। मतलब करंट जितना ही ज्यादा होगा ये चुंबक इसके ऊपर उतना ही ज्यादा बल लगाएगा, मतलब चालक पर उतना ही बल लगाएगा, इसीलिए ये भी समानुपाती हो गया। और तीसरा हो गया कि चालक के लंबाई पर, मतलब चालक जो है जितना ही लंबा होगा तो चुंबक के द्वारा इस पे उतना ही ज्यादा बल लगेगा। इस तरह से ये तीनों को इकट्ठा किया गया तो चालक को लगने वाला बल जो होता है वो होता है BIL के बराबर। बी क्या हो गया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड हो गया चुंबक का। आई क्या हो गया, चालक से प्रवाहित धारा हो गया। और एल क्या हो गया, चालक की लंबाई हो गया। इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि चुंबक भी चालक पर बल लगाता है और वो बल कितने कारकों पर निर्भर करता है, 3 कारक पर। चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड पर, दूसरा हो जाएगा
चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के क्षमता पर, और तीसरा चालक के लंबाई पर। इस तरह से F बराबर BIL। अब एम्पियर साहब यहाँ भी एक गलती कर बैठे। क्या गलती कर बैठे कि जो बल लगता है उस बल का डायरेक्शन क्या होगा, चुंबक द्वारा जो चालक पर बल लगता है उस बल का डायरेक्शन क्या होगा, ये वो नहीं बता पाए, ये वो नहीं बता पाए। तो इसको बताने के लिए अब यहाँ पर एंट्री होता है फ्लेमिंग साहब का। किसका एंट्री होता है? फ्लेमिंग साहब का। तो चलिए बच्चों, अगले पार्ट्स में इन चीजों को हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए खुश रहें, मस्त रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।